नमस्कार। ये ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा है। इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पेश है ESD न्यूज मैगजीन। ये ऑल इंडिया रेडियो है। अब आप हर्षवर्धन से समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दिन के समय सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने की किसान सूर्योदय योजना का शुभारंभ किया है। प्रति बूंद अधिक फसल के मंत्र की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में देश के सबसे बड़े हृदय रोग अस्पताल और जूनागढ़ के गिरनार में दुनिया के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया। सरकार ने सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 47 अतिरिक्त चौकियों की स्थापना को मंजूरी दी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान चरम पर। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 89.78% हुई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को महाअष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। और IPL क्रिकेट में आज अबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से और दुबई में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया। उन्होंने अहमदाबाद में सिविल अस्पताल परिसर में देश के सबसे बड़े हृदय रोग चिकित्सा संस्थान UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि किसान सूर्योदय योजना से किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि ये परियोजना शुरुआती तौर पर गिर सोमनाथ, पाटन और दाहोद जिलों में लागू की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत तीनों जिलों के 1055 गांवों के किसानों के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। अगले 3 वर्षों में पूरे राज्य को इस योजना की परिधि में लाया जाएगा। इससे किसानों को रात में जगने की जरूरत नहीं होगी और वन्य जीवों का खतरा भी नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा परियोजना की दृष्टि से गुजरात अग्रणी राज्य है। यहाँ की सौर ऊर्जा अब दिन के समय खेतों में सिंचाई के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 2 दशकों में गुजरात के बिजली क्षेत्र में किए गए क्रांतिकारी कार्यों से इस योजना की सुदृढ़ आधारशिला तैयार हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें प्रति बूंद अधिक फसल के मंत्र को अपनाना होगा। श्री मोदी ने अहमदाबाद में UN मेहता हृदय रोग विज्ञान और अनुसंधान केंद्र में देश का सबसे बड़ा हृदय रोग अस्पताल राष्ट्र को समर्पित किया। यहाँ 470 करोड़ रुपए की लागत से नई सुविधाएं स्थापित की गई हैं। अब यहाँ बिस्तरों की संख्या 450 से बढ़कर 1251 हो गई है। यहाँ हृदय रोगियों के लिए अब 531 ICU बिस्तर, 15 कार्डियक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 6 कार्डियक कैथ लैब उपलब्ध हैं। श्री मोदी ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए प्रत्येक गांव को जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत गुजरात के 21 लाख लोगों का उपचार किया गया है। श्री मोदी ने जूनागढ़ में गिरनार में दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रोपवे परियोजना की भी शुरुआत की। 130 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से इस ऐतिहासिक स्थल पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। गिरनार रोपवे परियोजना में कुल 25 केबिन हैं। ये रोपवे 900 मीटर ऊंचा और 2 किलोमीटर 300 मीटर लंबा है। इस रोपवे से प्रति घंटे 800 यात्रियों और प्रतिदिन 8000 यात्रियों की आवाजाही संभव हो सकेगी। प्रधानमंत्री ने गुजरात के लोगों से मास्क का उपयोग करने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और हाथों की सफाई पर विशेष ध्यान देने की अपील की। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 45 प्रमुख वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत करेंगे। इस वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन नीति आयोग तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किया है। भारत के विश्व में तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में उभरने से इस आयोजन का महत्व बढ़ा है। भारत में ऊर्जा की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए वर्ष 2030 तक तेल और गैस क्षेत्र में $300 अरब से भी अधिक के निवेश की जरूरत है। सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस अर्थात ITBP को सीमा पर चौकसी बढ़ाने के उद्देश्य से 47 अतिरिक्त सीमा चौकियां स्थापित करने की अनुमति दे दी है।
गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने आईटीबीपी के 59वें स्थापना दिवस पर कहा कि सरकार ने इस बल को और अधिक सक्षम तथा आधुनिक बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। श्री रेड्डी ने कहा कि वर्तमान सरकार आईटीबीपी को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री रेड्डी ने कहा कि सीमा सुरक्षा के अलावा ये बल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई के अलावा विदेश में शांति मिशनों में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईटीबीपी के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट संदेश में रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमाओं की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी एक असाधारण बल है। उन्होंने कहा कि ये बल अपनी दृढ़ता, धैर्य और साहस के लिए जाना जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 2 दिन के लिए दार्जिलिंग और सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। वे सीमावर्ती अग्रिम क्षेत्रों में जवानों से बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री दशहरे पर शस्त्र पूजन करेंगे और सीमा सड़क संगठन की बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन करेंगे। भारतीय नौसेना ने कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान के डोजियर विमानों की 3 महिला पायलटों के पहले बैच को तैनाती प्रदान कर दी है। बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार तेजी पर है। सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक रोज कई रैलियां कर रहे हैं। पहले चरण के लिए प्रचार सोमवार को समाप्त हो जाएगा। 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होगा। देश में 70 लाख से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 67,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मरीजों के 81% लोग ठीक हुए हैं। देश में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 89.78% है। देश में इस समय 6,80,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 53,370 नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश भर में अब तक 78 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस महामारी से मरने वालों की दर 1.51% है। ये विश्व में सबसे कम दर वाले देशों में से है। पिछले 24 घंटों के दौरान 650 लोगों की इस संक्रमण से मृत्यु हुई है। इसके साथ ही मृतकों की कुल संख्या 1,17,956 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 12,69,000 से भी अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। अब तक 10 करोड़ 13 लाख नमूनों की जांच हो चुकी है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक 87 वर्षीय होम्योपैथिक डॉक्टर ने कोविड महामारी के दौरान भी लोगों का उपचार जारी रखा। वे प्रतिदिन 2 या 3 गांवों के रोगियों के घर जाकर उनकी देखभाल करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में अगले 3 महीने कोविड-19 की स्थिति के लिए निर्णायक सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों और सर्दियों में पर्याप्त सावधानी और कोविड नियमों का समुचित पालन करने से इस महामारी से कारगर तरीके से निपटा जा सकेगा। अपनी ग्राहक सेवा को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक पंजाब नेशनल बैंक देश के विभिन्न भागों में अपनी शाखाएं खोल रहा है। लेह में अपनी चौथी शाखा के उद्घाटन के बाद पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MS मल्लिकार्जुन राव ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि इस वर्ष 2 अक्टूबर और 31 दिसंबर के बीच बैंक देश में अपनी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से 25,000 गाँवों से जुड़ जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण भारत के ग्राहकों तक पहुंचने के लिए डिजिटलीकरण और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएं लागू की जा रही हैं। श्री राव ने ग्राहकों को सलाह दी कि वे ऑनलाइन लेनदेन के समय पूरी सावधानी बरतें। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित विश्व प्रसिद्ध सरस्वती महल पुस्तकालय में प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण का काम तेजी से चल रहा है और अब तक 65% पांडुलिपियों को डिजिकृत किया जा चुका है। पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष और तंजावुर के जिला कलेक्टर श्री गोविंद राव ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी डिजिटलीकरण का काम चलता रहा है। 16वीं शताब्दी में स्थापित सरस्वती महल पुस्तकालय एशिया के प्राचीनतम पुस्तकालयों में से एक है। यहाँ तमिल, संस्कृत और अन्य भाषाओं की लगभग 49,000 पांडुलिपियों का संग्रह है। जल शक्ति मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की है। जम्मू कश्मीर में 18,17,000 में से 8 लाख से अधिक घरों में पाइप के माध्यम से स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा चुका है। यहाँ जल जीवन मिशन के अंतर्गत मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में 681 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2022 तक योजना को 100% लागू करने का लक्ष्य है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दुर्गा पूजा पर बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक संदेश में कहा कि ये पर्व भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान का प्रतीक है। लोगों से मातृशक्ति के सम्मान और महिलाओं के सशक्तिकरण का दृढ़ संकल्प लेने का अनुरोध किया।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आशा व्यक्त की है कि मां दुर्गा देशवासियों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में प्रार्थना की है कि मां दुर्गा हम सभी को प्रसन्नता, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली प्रदान करें। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वहां के लोगों को महानवमी और दशहरा के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। एक संदेश में उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए शांति, संपन्नता और विकास के लिए प्रार्थना की है। और आईपीएल क्रिकेट में आज अबू धाबी में दोपहर बाद कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। दुबई में किंग्स 11 पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शाम 7:30 बजे से मैच होगा। कल रात शारजाह में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट पर 114 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस ने बिना विकेट खोए 12 ओवर और 2 गेंद में जीत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। प्रस्तुत है सामयिक वार्ता। विषय है लोकतांत्रिक आंदोलन और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पीटीआई सरकार की मुश्किल। आलेख तैयार किया है जैनब अख्तर ने, पाकिस्तान पर विश्लेषक। अनुवाद और स्वर है वीरेंद्र कौशिक का। इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई सरकार मुश्किल हालात में है। एक तरफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के आभासी पूर्ण सत्र में ये तय होना है कि क्या पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग ML&F के खिलाफ लड़ाई को लेकर वैश्विक प्रतिबद्धताओं और मानकों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा के आधार पर ग्रे सूची में बना रहेगा। और इसके साथ ही JUIF के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान के नेतृत्व वाले नवगठित पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM के बैनर तले विपक्षी दलों के हाथ मिलाने के साथ देश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। PDM गुजरावाला और कराची में सरकार विरोधी 2 प्रदर्शनों का सफलतापूर्वक आयोजन कर चुका है और अब रविवार को क्वेटा में तीसरे आयोजन की तैयारी में है। इमरान खान की सरकार ने FATF अनुपालन से जुड़े कई विधेयक और कानून पेश किए हैं। हालांकि इन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा और विपक्ष नेशनल असेंबली में बिलों को रोकने में कामयाब रहा। आतंकवाद निरोधक अधिनियम संशोधन विधेयक 2020, धन शोधन विरोधी द्वितीय संशोधन विधेयक और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी वक्फ प्रॉपर्टीज विधेयक FATF से संबंधित ये तीनों महत्वपूर्ण विधेयक विपक्ष के विरोध और वॉकआउट के बीच 16 सितंबर को संसद के संयुक्त सत्र में पारित कर दिए गए थे। FATF से जुड़े विधेयकों को रोकने के विपक्ष के प्रयासों को लेकर प्रधानमंत्री इमरान खान ने तत्काल और कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कई ट्वीट संदेशों में कहा कि विपक्षी दल उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को वापस लेने के लिए दबाव बनाने के लिए महत्वपूर्ण FATF विधेयकों को अवरुद्ध करके उनकी सरकार को ब्लैकमेल कर रही हैं। ये पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का आभासी भाषण था, जिसमें पाकिस्तानी सेना के देश से भी ऊपर होने की बात कहकर सीधा निशाना साधा गया और इसने पीटीआई सरकार और सैन्य प्रतिष्ठान को हिलाकर रख दिया था। नवाज शरीफ और कई अन्य विपक्षी नेताओं के खिलाफ देशद्रोह और देश के खिलाफ साजिश रचने की FIR दर्ज की गई थी। हालांकि काफी आलोचना के बाद नवाज शरीफ को छोड़कर अन्य नेताओं पर FIR वापस ले ली गई थी, जिसका कारण ये बताया गया था कि पूर्व प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देश भारत की नीतियों का समर्थन किया ताकि पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ग्रे लिस्ट में बना रहे। पाकिस्तान का दावा है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकियों को धन मुहैया ना हो इस बारे में काफी कुछ किया है और FATF को सूचना भेज दी है। सच सबके सामने आएगा। गुजरावाला में दिए नवाज शरीफ के वर्चुअल भाषण में CPEC के चेयरमैन जनरल असीम सलीम बाजवा के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया गया था। बाद में बाजवा ने पाक प्रधानमंत्री के सूचना एवं प्रसारण के विशेष सहायक के पद से इस्तीफा दे दिया था। PDM द्वारा सेना पर लगातार हो रहे हमलों ने सैन्य प्रतिष्ठान को राजनीति में हस्तक्षेप न करने और राजनीतिक मामलों से दूरी बनाए रखने का आधिकारिक बयान जारी करने के लिए मजबूर किया। इमरान खान ने विपक्ष पर हमलों को तेज करते हुए कहा है कि अब पाकिस्तान इमरान खान का नया रूप देखेगा। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाकर जेल में डालने की होगी।
तकनीकी रूप से आंतरिक मंत्रालय के तहत काम करने वाले सिंध रेंजर्स द्वारा PMLN के रिटायर्ड कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की घटना से सेना से जुड़ा एक और राजनीतिक संकट सामने आ गया है। हालांकि उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था, लेकिन ये पता चला है कि संघीय सरकार के निर्देश और IGP सिंध का अपहरण कर लिया गया था और उन्हें कप्तान सफदर के गिरफ्तारी वारंट पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। IGP सिंध समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सामूहिक अवकाश पर चले गए। उनका कहना था कि इस घटना से वे अपमानित किए गए हैं और IGP अपहरण मामले की जांच होनी चाहिए। सिंध के मुख्यमंत्री ने भी चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन किया है। उन्होंने बताया कि उन्हें एक संघीय मंत्री से धमकी मिली थी कि अगर PMLN नेता रिटायर्ड कैप्टन सफदर के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया तो उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल कमर बाजवा ने सिंध के कॉर्प कमांडर को मामले की पूरी जांच करने का आदेश दिया है और सिंध पुलिस बल को वापस काम पर जाने को कहा गया है। स्पष्ट रूप से PDM विपक्षी गठबंधन के भीतर फूट पैदा करने की योजना बनाई गई थी। राजनीतिक कारणों से एक प्रांत की प्रमुख कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रमुख का अपहरण करने के काम में एक संघीय अर्धसैनिक बल अवैध रूप से इस्तेमाल किया गया था। PDM नेतृत्व में विरोध से उत्पन्न आंतरिक राजनीतिक संकट PTI सरकार के भविष्य के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। देश भर से प्रकाशित आज के हिंदी समाचार पत्रों में विविध विषयों पर संपादकीय लिखे गए हैं। प्रमुख समाचारों ने मुख्य पृष्ठ पर स्थान पाया है। बिहार में प्रधानमंत्री की चुनावी रैलियों का आगाज आज सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, PM ने कहा अनुच्छेद 370 और कृषि कानूनों पर पीछे नहीं हटेंगे। दैनिक जागरण लिखता है अनुच्छेद 370 बहाल नहीं करा पाएगा विपक्ष। हिंदुस्तान आफत शीर्षक में लिखता है प्रदूषण मौसम के सबसे खतरनाक स्तर पर। दैनिक जागरण की सुर्खी है प्रदूषण से खतरनाक हुए हालात, सुबह सांस लेना हुआ मुश्किल। अरब सागर में नौसेना ने दिखाया अपना दम, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स लिखता है नेवी की मिसाइल का प्रबल वार, शिप पर हमला कर डुबो दिया। कोरोना महामारी की बदौलत घर लौटे कैदियों की दिवाली अब जेल में ही मनेगी, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना की वजह से कैदियों की अंतरिम जमानत के विस्तार पर लगाया विराम। अब पर्यटकों को उत्तर प्रदेश बुलाएंगे 100 साल की उम्र के पेड़, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, जैव विविधता बोर्ड ढूंढेगा हेरिटेज ट्री। कोरोना काल में कुत्ते बिल्लियों की एडवांस बुकिंग, हिंदुस्तान की ये खबर ध्यान खींचती है। पत्र लिखता है पालतू जानवरों की मांग पहली बार 10 गुना तक पहुंची, दामों में भी 3 गुना तक इजाफा। जंगल में यदि मास्क उतारा तो बाघों के लिए होगा खतरा। हिंदुस्तान सतर्कता शीर्षक से लिखता है खुले जंगल में बाघ के दीदार बगैर नहीं लौटेंगे सैलानी। इन गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा बिका च्यवनप्राश, राजस्थान पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर है। पत्र लिखता है घरों में भी इस बार शीतल पेय की जगह बना काढ़ा, पलट सकती है बीमारी। इस नाम से अपने संपादकीय लेख में नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि आम लोगों में ये आत्मविश्वास आ रहा है कि हम कोरोना को पराजित कर सकते हैं। ये आत्मविश्वास वक्त की जरूरत भी है। इसके बल पर लोगों का घरों से बाहर निकलना और आर्थिक गतिविधियों में शिरकत करना आसान होगा। अर्थव्यवस्था में फिर से जान भी इसी तरह आएगी। कोरोना जैसी वैश्विक चुनौती को एक खास देश तक सीमित रखने के नजरिए से देखना हानिकारक हो सकता है। ये सही है कि अपने देश में पिछले कुछ समय से कोरोना के नए मामलों में कमी दिख रही है। बावजूद इसके ये नहीं माना जा सकता कि इसका खतरा कम हो गया है। दुनिया के दूसरे हिस्सों की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो अमेरिका, रूस, स्पेन, ईरान जैसे अनेक देशों में कोरोना का ग्राफ लहर की शक्ल में नजर आता है, यानी एक बार नीचे जाने के बाद दोबारा ऊपर आने वाला। इन सभी देशों में कोरोना वायरस तेजी से फैलने के बाद काफी हद तक काबू में आ गया था, लेकिन फिर से तेजी से बढ़ने लगा। ये स्थिति वास्तव में डरावनी है। अब तक माना जा रहा था कि कोरोना चाहे जितना भी खतरनाक वायरस हो, पर इलाज और सावधानियों की बदौलत इस पर काबू पाया जा सकता है। इस दौरान स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था जैसे तमाम मोर्चों पर जो भी नुकसान हो, पर एक बार महामारी से उबरने के बाद उसकी भरपाई की जा सकती है। लेकिन लहर जैसा ये ग्राफ बताता है कि वायरस का एक बार काबू में आ जाना काफी नहीं है। ये दोबारा बेकाबू होकर पहले से भी बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। ध्यान रहे, कारगर वैक्सीन अब भी दूर की चीज है। 50-60% कामयाबी वाली वैक्सीन का खास महत्व इसलिए नहीं है कि उतनी तो इम्यूनिटी यूं भी डेवलप हो जाती है।
जाहिर है ऐसे में कोरोना से लड़ने का सतर्कता के अलावा कोई और कारगर हथियार अभी लंबे समय तक हमारे पास नहीं है। जनसत्ता का अपने संपादकीय शीर्षक स्मार्टफोन की चमक में कहना है कि वैश्विक महामारी से लड़ाई के क्रम में लागू की गई पूर्णबंदी के बाद पिछले करीब 6 महीने के दौरान अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई है। कुछ आवश्यक वस्तुओं को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर वस्तुओं की मांग और खपत कम हुई है, लेकिन इस बीच एक अहम खबर ये आई है कि बाजार में स्मार्टफोन के कारोबार में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। बाजार शोध कंपनी कैनालिस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जुलाई से लेकर सितंबर तक के बीच स्मार्टफोन की बिक्री 8% तक बढ़ गई है। महज 3 महीने की अवधि में करीब 5 करोड़ नए स्मार्टफोन बिके। भारत में किसी एक तिमाही में इतने ज्यादा स्मार्टफोन बिकने का ये अब तक का सर्वोच्च स्तर है। माना जा रहा था कि चीन से तनाव और दूसरे कारोबारी मसलों की वजह से चीन में बने मोबाइल फोन की बिक्री में भी गिरावट आएगी, लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए हैं उनसे साफ है कि चीन से तनाव का वहां निर्मित मोबाइलों की खरीदारी के निर्णय पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि स्मार्टफोन के बाजार में सभी चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी करीब 76% रही। इसके अलावा बाजार के लिए ही आंकड़े जुटाने वाली कंपनी टेक आर्क ने अपनी एक रिपोर्ट में अगले 2 महीने में स्मार्टफोन की बिक्री में 36% तक की वृद्धि का अनुमान जताया है। ये ध्यान देने वाली बात है कि पूर्णबंदी लागू होने के बाद शुरुआती कुछ समय तक बाकी व्यवसायों की तरह मोबाइल की बिक्री पर भी विपरीत असर पड़ा था। जून में एक रिपोर्ट में ये बताया गया था कि स्मार्टफोन की बिक्री में 20% तक की गिरावट आएगी, क्योंकि मांग में भारी कमी के मद्देनजर इसकी आपूर्ति भी कम हुई। स्पष्ट है, समूचे देश में जब पूर्णबंदी सख्ती से लागू थी तब लगभग सभी आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी थीं और आमदनी बंद या कम होने की वजह से लोगों के सामने अपना खर्च कम करने की मजबूरी थी। इस कारण से बहुत सारे लोगों ने तब जरूरत के हिसाब से कुछ वस्तुओं को तो खरीदना टाल दिया था, लेकिन पूर्णबंदी में राहत के साथ जैसे जैसे आर्थिक गतिविधियां सामान्य होने की दिशा में बढ़ रही हैं, लोगों की आय के स्रोत भी खुल रहे हैं। वैसे वैसे ही स्मार्टफोन की बिक्री में भी वृद्धि हो रही है, लेकिन इसका कारण जितना आर्थिक है उससे ज्यादा ये हुआ है कि ऐसी बहुत सारी जरूरतें इंटरनेट और स्क्रीन पर आधारित होती जा रही हैं जिन्हें पूरा करना स्मार्टफोन या कंप्यूटर के बिना संभव नहीं है। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का YouTube कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।